क्या तुमने कभी सोचा है रहमान डकैत की बेटे की मौत हमजा की वजह से हुई थी? और इसके अलावा जब रहमान डकैत ने मेजर इकबाल को धमकी दी थी, जब उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं धुरंधर मूवी में जिनके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत होती है चैप्टर 1 द प्राइस ऑफ पीस से। मूवी की स्टार्टिंग में अजय सनिहाल जो कि अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है और वहाँ पे वो हाईजैकर्स के पास जाते हैं और ये बंदा उनसे बोलता है कि सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क, आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी हैं? देखो पहले मुझे लगा कि ये बंदा ऐसे ही बस टोंट मार रहा है, बट नहीं, क्योंकि ये उस टाइम की सिचुएशन बता रहा होता है उस डायलॉग से। लाइक इन लोगों ने पब्लिक को आजाद करने के लिए 2 डिमांडें रखी हैं, जिसमें सबसे पहली ऑब्वियसली आतंकवादियों को आजाद कराना और इनकी दूसरी डिमांड थी पैसा, जो कि आज रात तक इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और वो आतंकवादियों को भी कल तक आजाद कर दिया जाएगा। और इसी के ऊपर है इसका ये डायलॉग, सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क, आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी हैं? फिर आगे हमें पार्लियामेंट अटैक देखने को मिलता है और उसके अंदर ओरिजिनल फुटेज को काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया है और बताया गया है कि चीजें कितनी एक्यूरेट हैं। फिर उसके बाद आती है काफी क्रेजी डिटेल, जहाँ पे शुरू होता है प्रोजेक्ट धुरंधर। हमजा जो कि पाकिस्तान जा रहा होता है और वहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा कि बैकग्राउंड में काफी अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है और उसी म्यूजिक के साथ हमजा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है पाकिस्तान की तरफ। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचता है उस सेम म्यूजिक में एकदम से तबला ऐड हो जाता है मेरे हम कदम है ये। और उसके बाद वो वही गाना काफी सूफी साउंड करने लगता है और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सूफी म्यूजिक ज्यादा सुना जाता है और वहाँ पे इस तरीके का म्यूजिक काफी फेमस भी है। फिर वहाँ से निकलकर हमजा सीधे आलम जूस सेंटर पे जाता है और वहाँ पे पहुंचकर वो आलम से बोलता है कि मैं हिंदू कुंज से आया हूँ। मैं हिंदू कुछ से आया हूँ। बदले में आलम उससे बोलता है कि ईद के बाद आना। नहीं चलो चलो यार, ईद के बाद आना। तो देखो यहाँ पे इन लोगों की कोड वर्ड में बात हुई है, जहाँ पे हिंदू कुंज का सीधा मतलब तुम ये लगा सकते हो कि हिंदुस्तान। और आलम भी एक एजेंट है जो कि काफी सालों से पाकिस्तान में रह रहा है और वहाँ पे उसका काम सिर्फ इतना है कि उसे वहाँ से इन्फॉर्मेशन इंडिया भेजनी है। लेकिन वो हमजा को देखकर ईद के बाद आना क्यों बोलता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ईद के बाद आना इसका मतलब हो सकता है दिन के बाद आना, यानी रात में आना, क्योंकि इसीलिए हमजा फिर रात में आता है जब सब लोग सो चुके होते हैं आलम से मिलने के लिए। बट उससे मिलने से पहले यहाँ पे ये पेट्रोल वाला आदमी आ जाता है जो कि हमजा का भी पेट्रोल निकालने वाला होता है। लेकिन उसी टाइम पे पुलिस आ जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमजा उन लोगों को चुटकियों में मार सकता था, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ आलम को देख के रुक गया क्योंकि उसको वहाँ पे साबित करना था कि सिचुएशन कुछ भी हो वो अपने आप को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमजा आलम के पास ही क्यों आया? तो देखो यहाँ पे जो आलम है वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है और हमजा की ही तरह और भी बहुत सारे इंडियन एजेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान आए होंगे और उनकी हेल्प आलम करता है। जिसके बाद वो लोग जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो लाकर इन्फॉर्मेशन आलम को देते हैं और आलम उस इन्फॉर्मेशन को इंडिया पहुंचाता है। जिसके बाद हमजा आलम की ही दुकान पे लग जाता है काम करने और कुछ महीने बीतने के बाद उसकी मुलाकात होती है रिजवान से, जो कि एक और एजेंट है जो कि अरशद पप्पू की गैंग में है। जिसके बाद हमजा और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि ये लोग रहमान डकैत की गैंग में हमजा को घुसा सकें और उसके लिए वो सहारा लेते हैं नलीम का, क्योंकि उसके दोस्त की शादी है जिसकी पार्टी में नलीम तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे नलीम कौन है? तो वो है रहमान डकैत का बेटा। और यहाँ पे हमजा, रिजवान और आलम बात कर रहे होते हैं तो तुम इस शॉट को ध्यान से देखो, इसको ऐसे शूट किया गया है जैसे कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा हो। फिर आगे क्या तुमने नोटिस किया? नलीम की जान हमजा की वजह से जाती है, लेकिन कैसे? तो चलो बताता हूँ। जब नलीम पर हमला होता है तो एक तरफ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा उसे पकड़ के रोक लेता है, जिसके बाद उसको गोली लग जाती है। और देखा जाए तो नलीम वहाँ से आराम से निकल सकता था, लेकिन हमजा ने वहाँ से उसे भागने से रोक दिया। और यहाँ हॉस्पिटल में जब जमीली आता है और बोलता है कि जैसी मुझे खबर मिली मैं खुदा कसम नंगे पांव दौड़ा चला आया। जिसके बाद जब वो हॉस्पिटल से वापस जाता है तो वो गाड़ी में बैठ के अपने जूते पहन रहा होता है और ऐसा करते हुए हमजा उसको देख लेता है और ये देख के वो ये तो समझ जाता है कि ये आदमी किसी का भी सगा नहीं है। और इसी तरीके से रहमान की गैंग में घुसने के बाद स्टार्टिंग में लोगों को देखकर वो काफी चीजें ऑब्जर्व करता है। वैसे यहाँ पे तुम इस हॉस्पिटल को याद रखना जिसमें रहमान हमजा से पहली बार मिला था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिर उसके बाद क्या तुमने नोटिस किया जो चैप्टर 3 है द बास्टर्ड किंग ऑफ इलियारी, उसकी शुरुआत होती है बाबू डकैत की एंट्री से और एंड होता है उसकी मौत से। और ऐसे ही मूवी में बहुत छोटे छोटे हिंट दिए गए हैं जिसकी स्टोरी को तुम काफी अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो कि फर्स्ट टाइम देखते हुए वो तुम्हें मूवी में समझ में नहीं आती। बट अगर तुम मूवी को सेकंड टाइम देखो तो तुम्हें वो काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिर आगे मूवी में जब रहमान डकैत मेजर इकबाल को धमकी देता है वही कसाई नुमा वाली, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है।
तब मेजर इकबाल उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, बस स्माइल पास करके छोड़ देता है। लेकिन क्यों? तो देखो यहाँ पे मेजर इकबाल एक ISI मेजर है और वो उस लेवल पे है जहाँ पे रहमान का पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और भले ही रहमान इलियारी का कितना बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, वो है तो एक गुंडा, लेकिन अभी मेजर इकबाल को उसकी जरूरत है और इसीलिए वो उसको कुछ नहीं बोलता, बस एक मैच्योरिटी वाली स्माइल देके छोड़ देता है। और असली कसाईनुमा होता क्या है वो तो उसको आगे बताने ही वाला था। जब हमजा और उजैर वेपन्स की डिलीवरी करने जाते हैं तो उनसे इकबाल पूछता है कि रहमान डकैत नहीं आए, और वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे उसको ब्रूटली टॉर्चर दिखाना चाहता था कि असली कसाईनुमा होता क्या है। इसको देखकर एक सेकंड के लिए तो हमजा की भी हालत खराब हो जाती है। फिर एंट्री होती है SP चौधरी की, जिसका नाम दिया गया है द जिन, और असल में जमीली के लिए वो एक जिन ही है जिसको जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो अपने जिन को आजाद कर देता है और काम हो जाने के बाद वो उसको वापस कैद कर देता है। लाइक 1997 में जब पहली बार SP चौधरी ने रहमान को पकड़ लिया था और उस टाइम जमीली ने उसको 7 साल के लिए सस्पेंड करा दिया था, और आज जब उसको फिर से उसकी जरूरत पड़ी तो उसने उसको वापस बुला लिया, जो कि हमेशा एक ही टाइप के कपड़े पहनता है यानी सफेद। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है मूवी में 26/11 वाला सीन, और यहाँ पे जो तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही थी वो टोटल 45 मिनट्स की थी। और पहली बार ये रिकॉर्डिंग सुनकर सारे एक्टर्स शॉक हो गए थे। और भाई इस सीन में रणवीर सिंह के एक्सप्रेशंस काफी कमाल के थे। फिर उसके बाद चैप्टर 7 में द बटरफ्लाई इफेक्ट, क्या तुमने सोचा उसमें बटरफ्लाई कौन थी? तो वो थी यलीना, क्योंकि अगर यलीना नहीं होती तो हमजा रहमान को नहीं मार पाता। और वो क्यों? तो देखो अलीना आई और हमजा को उससे प्यार हुआ, फिर उन दोनों की शादी हुई और जमेली और हमजा एक हो गए। फिर उसके बाद इन लोगों ने बनाया प्लान रहमान को मारने का, तो इसीलिए इस चैप्टर को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। फिर उसके बाद शुरू होता है द फाइनल चैप्टर ईतू ब्रुश, जिसका मतलब क्या होता है उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस सीन में जब हमजा जो कि रहमान को SP चौधरी के पास ले जा रहा होता है तब बैकग्राउंड में तुम्हें ये गाना सुनने को मिलता है, गाड़ी रोक बलूच। जो कि सिचुएशन को काफी बढ़िया तरीके से बता रहा था, क्योंकि हमजा जो कि एक स्ट्रेंजर है यानी एक परदेसी है और रहमान ने उसके ऊपर भरोसा किया यानी दिल दिया, और उसी वजह से रहमान को रोना पड़ा यानी फाइनली उसकी फील्डिंग सेट हुई। और शायद तुमने ध्यान दिया होगा कि इस फाइनल चैप्टर की शुरुआत ही हमजा की टेबल से हुई और उसका एंड भी हमजा की टेबल पे ही हुआ। और अब बात करते हैं ईटू ब्रिटिश की, तो इसका मतलब होता है बिट्रेयल यानी धोखा, और इसके पीछे मुझे 2 रीजन लगते हैं। सबसे पहले तो हमजा जिसने रहमान को धोखा दे दिया और उसको मार दिया, फिर आता है दूसरा रीजन रहमान डकैत जिसने बलोचिस्तान के साथ धोखा किया था ISI के साथ हाथ मिलाकर उनको हथियार देने के लिए, और इसी वजह से हमजा ने सबसे पहले रहमान को मारा। वैसे तुम्हें क्या लगता है इस धोखे वाली चीज के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद क्या तुमने ये चीज नोटिस करी, रहमान और हमजा की पहली बार मुलाकात हॉस्पिटल में होती है, और जब रहमान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तब भी वो हॉस्पिटल में ही होता है, और वो भी सिर्फ हमजा के साथ। यानी इन सब की शुरुआत भी हॉस्पिटल से हुई और उसका एंड भी हॉस्पिटल में हुआ, मतलब कि एक परफेक्ट सर्कल कंप्लीट हो गया, जो कि सेम चीज बाबू डकैत वाले चैप्टर के साथ की गई थी जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। फिर तुमने ध्यान दिया हो कि हमजा रहमान डकैत की गैंग में कैसे आता है। रहमान डकैत को भरोसा दिला के कि उसने उसके बेटे की जान बचाने की कोशिश करी थी, और यही सेम ट्रिक मूवी के क्लाइमेक्स में ही आती है। हमजा ने इलियारी के लोगों को यकीन दिला दिया कि उसने रहमान की जान बचाने की कोशिश करी, और इस वजह से शायद अब चैप्टर 2 में इलियारी के लोगों का ज्यादा भरोसा उजैर से हटके अब हमजा पे जाएगा, और हमजा बनेगा सबसे पावरफुल और बनेगा शेर बलूच। लेकिन अब उजैर का क्या होगा? तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमजा उजैर को भी खत्म कर दे, या फिर उसके साथ वही होगा जो कि रियलिटी में उजैर के साथ हुआ था, यानी जेल। और यहाँ पे खत्म होती है मूवी और उसका शुरू होता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें पता चलता है कि असल में हमजा है कौन, जसकीरत सिंह रांगी, जो कि पाकिस्तान आने से पहले बलिदान रेजिमेंट का हिस्सा था, जिसके ट्रेनिंग के कुछ शॉट्स हमें मूवी के बीच में देखने को मिले थे। बट उसके बाद हमजा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से उसको जेल जाना पड़ता है। फिर उसके ऊपर नजर गई अजय सन्याल की, और उन्होंने उसको सेलेक्ट किया प्रोजेक्ट धुरंधर के लिए। लेकिन पास्ट में हमजा के साथ हुआ क्या था और उसने इन लोगों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, वो तो हमें इसके पार्ट 2 में ही पता चलेगा। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की और भी डिकोडिंग वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ मैं इस चैनल पे अलग अलग मूवीज के ऊपर। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, क्योंकि इस साल के एंड तक अपन को कंप्लीट करने हैं 100K सब्सक्राइबर। हाँ मानता हूँ गोल काफी बड़ा है, तो इसीलिए थोड़ी सपोर्ट तुम करो और थोड़ी मेहनत मैं करूंगा, और पूरी कोशिश करेंगे इस साल 100K टच करने की। बाकी वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी जरूर बताना कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।